अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैर वाफियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है सेक्शन 28 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सेक्शन 27A, जिसमें हमने लीज के कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट परफॉर्मेंस के हवाले से पढ़ा था कि कोई दो पार्टीज के दरमियान फॉर एग्जांपल कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और एक पार्टी ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी, तो दूसरी पार्टी को भी वो कंपेल करा सकता है थ्रू द कोर्ट कि वो भी अपना कॉन्ट्रैक्ट फुली परफॉर्म करे, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करे। आज हमने सेक्शन 28 में देखना है कि कौन सी पार्टीज के खिलाफ, कौन सी एंटिटीज के खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। सेक्शन 27 में हमने पढ़ा था, सेक्शन 27 में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि किन पार्टीज के, किन एंटिटीज के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ले सकते हैं। आज हमने सेक्शन 28 में ये पढ़ना है कि किन पार्टीज के अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। ये एडवर्सली है किस्म के सेक्शन 27 और सेक्शन 28 आपस में। तो स्टार्ट करते हैं हम बियर एक्ट से। सेक्शन 28, व्हाट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी दो पार्टीज हैं, तो ये प्रॉपर्टी इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसमें से कौन सी पार्टी को हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते, उसको कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो था वो स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। व्हाट पार्टीज कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट अ पार्टी देयर टू यानी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो वो तीन केसेस बता रहा है, इनमें से अगर सिचुएशन किसी एक केस में भी फॉल करती है तो उस सूरत में हम उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते, यानी उस पार्टी को कंपेल नहीं कर सकते कि आप अपना पार्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। तो पढ़ते हैं हम ये क्लॉज ए, इफ द कंसिडरेशन टू बी रिसीव्ड बाय हिम is so grossly inadequate with reference to the state of things existing at the date of the contract। अब मिसाल लेते हैं कि ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी प्रॉपर्टी, मोबाइल एज्यूम कर लेते हैं, कोई मोबाइल है, ये जस्ट एज्यूम करें मोबाइल है, ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसकी कितनी कंसिडरेशन ए ने रिसीव की बी से, 5,000 रुपये। ए ने मोबाइल बेचा बी को, बी ने वो खरीदा ए से, एग्रीमेंट उससे लो गया, 5,000 रुपये इसकी कंसिडरेशन ए ने उससे ले ली। यानी इफ द कंसिडरेशन टू बी रिसीव, कंसिडरेशन जो ए ने रिसीव की है 5,000 बाय हिम, कौन, जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं कोई भी हो सकती है, वो यहाँ पे ए है, बाय हिम इज सो ग्रॉसली इनएडिक्वेट। अब अगर रियल में देखें तो इस मोबाइल की जो कीमत थी वो थी 50,000 रुपये और ए ने रिसीव कितने की है, उसकी कंसिडरेशन जस्ट 5,000 रुपये। तो अब यहाँ पे ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, ये एक नॉर्मल प्रूडेंस के अगेंस्ट है कि ए अपना 50,000 का मोबाइल किस तरह 5,000 में किसी को दे सकते हैं। यानी कि भाम पैदा हो जाता है कि ए के साथ कोई मिसरिप्रेजेंटेशन तो नहीं हुई, उसके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ, या कोई उसको कोई ऐसी कोई चीज़ डोज तो नहीं दे दी, उसको कोई ऐसी चीज़ पिला तो नहीं दी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल या प्रूडेंट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। तो इस सूरत में अब ए फॉर एग्जांपल बाद में ये मोबाइल बी को नहीं देता, या एग्रीमेंट टू सेल जो इनके दरमियान हुआ था उसको परफॉर्म नहीं करता, ए कहता है कि मैं तो 5,000 का मोबाइल नहीं देता, अब बी ए के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे ए ने जो कंसिडरेशन रिसीव की है वो ग्रॉसली इनएडिक्वेट है। ग्रॉसली इनएडिक्वेट, ग्रॉसली का वर्ड इधर स्पेसिफिक उन्होंने इसीलिए लिखा है कि ग्रॉसली इनएडिक्वेट होनी चाहिए। अब नॉर्मली हम देखते हैं ना, तो ये कहीं पे ग्राउंड नहीं लिया जा सकता कि मैंने जो कंसिडरेशन ली है वो इतनी कम है कि उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को हम स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक जनरल प्रिंसिपल से एक्सेप्शन समझ लें आप इसे, कि यहाँ पे कुछ हद तक बेचने वाले को एक रिलीफ दिया जा रहा है कि अगर उसने जो कंसिडरेशन ली है वो इनएडिक्वेट नहीं, सिर्फ ग्रॉसली इनएडिक्वेट है, इसलिए उसने ग्रॉसली का वर्ड यूज किया है कि एक एक्सेप्शनल उसे रिलीफ दे रहा है, जो कि जनरल प्रिंसिपल में यही है कि उसे रिलीफ नहीं मिल सकता, लेकिन एक्सेप्शनल रिलीफ दे रहा है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की अगर परफॉर्मेंस ना भी करें तो दूसरी पार्टी आपको स्पेसिफिकली कंपेल नहीं करा सकती
आपको कोर्ट नहीं इन्फोर्स कर सकती कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। यानी जिस पार्टी ने कंसिडरेशन जो अपनी प्रॉपर्टी के इवज ली है वो ग्रॉसली इनएडिकेट है, तो उस पार्टी को बाद में स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोमाज में, विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब कि हो सकता है कि बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन आती है, ए ने ए का मोबाइल 50,000 का था, लेकिन इससे अर्जेंटली पैसों की इतनी ज़रूरत थी कि इसने अपना मोबाइल 5,000 में बेचना पड़ा। ये भी तो एक सिचुएशन हो सकती है ना। तो इसीलिए वो कह रहा है विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस डेट के हवाले हिसाब से हमने देखनी है वो चीज़। मिसाल के तौर पे उस डेट को इसकी कीमत 5,000 ही थी, बाद में इसकी कीमत बढ़ के 50,000 हो गई जब ये केस कोर्ट में आया, जब यह स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मामला कोर्ट में आया। तो अब कोर्ट ये नहीं देखेगी कि अब 50,000 हो गई उस वक्त, अब 50,000 इसकी कीमत है, तो अब इसके साथ तो ग्रॉसली इनएडिकेट इसने जो कंसिडरेशन रिसीव किए वो तो ग्रॉसली इनएडिकेट है। नहीं, यहाँ पे कोर्ट बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे देगी क्योंकि उस वक्त इस मोबाइल की कीमत 5,000 ही थी। तो इसलिए कहा है उन्होंने कि उस स्टेट के हिसाब से रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स, जो उस वक्त उस चीज की स्टेट थी, या हो सकता है कि बाद में किसी वजह से इस मोबाइल में कोई ऐसा फॉल्ट हो गया हो जिसकी वजह से इसकी कीमत गिर गई। उस दिन इसकी कीमत एक्चुअली 50,000 थी और बाद में वो कीमत कम होकर 5,000 हो गई। तो यहाँ पे अब बी इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि उस दिन जो आपने 5,000 उसे सिर्फ दे के मोबाइल ले लिया था, जबकि उसकी ओरिजिनल कीमत 50,000 थी। अब किसी वजह से उस मोबाइल में फॉल्ट आ गया जिसकी वजह से अब वो कीमत उसकी चाहे 5,000 भी हो गई, लेकिन उस डेट के हवाले से कोर्ट ने देखना है और यहाँ पे बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी। अब मैंने आपको 3 सिचुएशन समझाई है। पहली में बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दी जाएगी, जहाँ पे ये सिचुएशन थी कि 50,000 का एक्चुअली मोबाइल था, इसको जो कंसिडरेशन मिली है वो ग्रॉसली इनएडिकेट है, यानी 5,000 मिली है। तो इस सूरत में ए के अगेंस्ट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता। दूसरी सूरत मैंने आपको बताई कि इसमें एग्जांपल दी विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये भी हो सकता है कि जिस डेट को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ए और बी के दरमियान मोबाइल की सेल परचेज का, उस डेट को उसकी कीमत 5,000 ही थी और 5,000 ए ने रिसीव कर ली, जो उसके लिए एडिकेट कंसिडरेशन थी। लेकिन जब बाद में कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने का टाइम आया, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का टाइम आया, तो वहां पे ए ने डिनाई कर दिया उसको परफॉर्म करने से। बी अब कोर्ट में गया, तो इस सूरत में बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट द ए मिल सकती है, क्योंकि उस वक्त जो कीमत थी बाद में बेसिकली वो बढ़ के 50,000 बेशक हो गई जिस डेट को वो कोर्ट में छूट गया है, लेकिन जिस वक्त उनके दरमियान सेल परचेज हुई थी उस वक्त तो उसकी कीमत 5,000 ही थी और वो उसके लिए इनएडिकेट नहीं बल्कि एडिकेट कंसिडरेशन थी। तो यहाँ पे बी को मिल सकता है। 2 सिचुएशन हो गई। तीसरी सिचुएशन फिर मैंने आपको एक और बताई इसी के हवाले से, कहाँ पे गया, विद रेफरेंस टू द स्टेट ऑफ थिंग्स के हवाले से, कि मिसाल के तौर पे पहली सिचुएशन क्या बताई कि जहाँ पे बी को नहीं मिल सकती स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, दूसरी बताई कि जहाँ पे बी को मिल सकती है, तीसरी मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे जिस वक्त ए ने बी को मोबाइल बेचा उस वक्त बी इस मोबाइल की कीमत 50,000 ही थी, 50,000 ही थी, लेकिन ए ने जो रिसीव किए वो 5,000 किए। और जब कोर्ट में मामला गया, जब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मामला कोर्ट में गया, ए ने जब अपना कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया, बी जब मामले को कोर्ट में लेके गया, तो उस वक्त किसी भी वजह से इस मोबाइल की स्टेट वो हो गई, या तो ये टूट गया, इसमें कुछ फॉल्ट आ गया, या फिर एक मार्केट में इसकी वैल्यू कम हो गई, इसकी अब वैल्यू मिसाल के तौर पे 5,000 ही रह गई, 50,000 से घट के 5,000 हो गई। तो अब हमने इस डेट के हिसाब से नहीं देखनी वो चीज, हमने बल्कि उस डेट के हिसाब से देखनी है कि जिस डेट को वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस डेट में वो कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन मोबाइल मौजूद था, उस डेट में उसकी कीमत वाकई में 50,000 थी और इसके साथ वाकई में ग्रॉसली इनएडिकेट इसने कंसिडरेशन रिसीव किए, तो इस सूरत में हमें बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एज टू बी आइदर बाय इटसेल्फ और कपल्ड विद सर्कमस्टांस, अब ग्रॉसली इनएडिकेट या तो बी की ए के इटसेल्फ किसी भी वजह से हो गई हो, उससे कंसिडरेशन इतनी ग्रॉसली इनएडिकेट ले ली कि जिसको एक नॉर्मल प्रूडेंट सोच भी नहीं सकता।
itself or coupled with other circumstances evidence of fraud or of undue advantage taken by the plaintiff। या फिर बी ने इसके साथ कोई फ्रॉड कमिट किया, बी ने इससे कहा कि ये मोबाइल आपको 5,000 का ही है, या किसी भी किस्म का, यानी उसको अनड्यू एडवांटेज लेना चाहा, और ए बी पे ट्रस्ट करता था। मिसाल के तौर पे ए ने बी को मोबाइल दे दिया, बी को कहा कि आप मार्केट में इसकी वैल्यू जाके पता कर लें, जितनी वैल्यू मार्केट वाले इसकी बता देते हैं उतनी मुझे दे देना कंसिडरेशन। अब बी जब मार्केट में गया तो वैल्यू तो जाहिर है उसकी 50,000 थी, मार्केट वालों ने 50,000 बताई, बी ने ए को आगे कह दिया कि आप के मोबाइल की वैल्यू मार्केट वालों ने 5,000 बताई है, ए कह देता है ठीक है कि मुझे 5,000 दे और अपना मोबाइल दे। तो यहाँ पे उसने बेसिकली फ्रॉड कमिट किया है उसके साथ, मिसट्रस्ट किया है उसके साथ, उसने ट्रस्ट के तौर पे दिया था, मिसट्रस्ट किया है, फ्रॉड किया है, या अनड्यू एडवांटेज लेना चाहा प्लेंटिफ ने। प्लेंटिफ यहाँ पे ये है ना, जब ये परफॉर्म नहीं करेगा तो इसने अनड्यू एडवांटेज लेना चाहा या फ्रॉड कमिट किया, तो उस सूरत में भी एक अगेंस्ट जिसके साथ ग्रॉसली इनएडिकेट हुई है, जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, या जिसके साथ अनड्यू एडवांटेज जिसके खिलाफ किसी ने लेना चाहे प्लेंटिफ ने, तो उसके खिलाफ यानी ए के खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बी नहीं ले सकता क्योंकि उसने फ्रॉड कमिट किया है बी ने। अब क्लॉज बी की तरफ आते हैं। इफ हिज एसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन वेदर विलफुल और इनोसेंट, वही बात आ गई मिसरिप्रेजेंटेशन वाली। अब मिसरिप्रेजेंटेशन विलफुल भी हो सकती है या इनोसेंट भी हो सकती है, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी होगी, इसीलिए उसने यहाँ पे प्रोविजन ऐड की थी इंटरप्रिटेशन क्लॉज में कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की डेफिनेशन है वो एज इट इज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो उसकी एसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन, किसी किस्म की भी उसने उसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन की। अब मिसरिप्रेजेंटेशन वेदर विलफुल और इनोसेंट, विलफुल भी हो सकती है, उसने जानबूझ के मिसरिप्रेजेंट किया बात को, जिस तरह हमने उधर देखा, उसने जानबूझ के 50,000 की चीज को 5,000 बताया, मिसरिप्रेजेंट किया। या इनोसेंट हो सकती है, हो सकता है कि ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी से कहा कि आप अपने उससे बता दें, यानी अपने बोनाफाइड अपने प्रूडेंट से बता दें कि इस मोबाइल की कीमत कितनी है। ए को इस मोबाइल की रियल कीमत का पता नहीं था, उसने कहा इस मोबाइल की कीमत 5,000 है, जो कि 5,000 नहीं थी बल्कि एक्चुअल में 50,000 थी। अब मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है बी से ए के अगेंस्ट, और वो इनोसेंट हुई है, बी भी वहां पे इनोसेंट था, लेकिन अब भी ए के अगेंस्ट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता क्योंकि ए को जो कंसिडरेशन मिली है वो इनएडिकेट है, या ए के साथ इनोसेंटली या विलफुली मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक मुबहम हो गया, या अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम जाके देखें तो ये वॉइडेबल हो गया। तो कंसीलमेंट या कंसीलमेंट हुई हो, उसके साथ कोई चीज उससे छुपाई गई हो, जिस तरह ए और बी के दरमियान किसी गाड़ी के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी गाड़ी खरीदने वाला था, ए गाड़ी बेचने वाला था। अब गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट था जो ए ने बी को नहीं बताया, गाड़ी में कोई ऐसा फॉल्ट था ए ने बी को नहीं बताया, जाहिर है बी को किसी वजह से उस फॉल्ट का पता चल गया, तो बी अब अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि इसमें तो ये फ्रॉड फॉल्ट था, आपने मुझे नहीं बताया, उस वक्त मैंने इसकी कीमत मिसाल के तौर पर 50,000 लगाई थी, तो इस फॉल्ट की वजह से तो इसकी कीमत कम हो गई, अभी तो इसकी कीमत 30 लाख रुपए मिसाल दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ए बी को कंपेल नहीं करा सकता कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करें, क्योंकि बी के साथ ए ने कुछ कंसीलमेंट की थी, कोई चीज छुपाई थी, वो फॉल्ट था उस गाड़ी में। कंसीलमेंट, सरकमवेंशन यानी फरेबकारी से कोई काम लिया हो, और अनफेयर प्रैक्टिसेस, ये आप इसमें कोरिलेटेड टर्म्स ही हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस के साथ की हो। ऑफ एनी पार्टी टू होम परफॉर्मेंस वुड बिकम ड्यू, किसी पार्टी के साथ भी जिसकी परफॉर्मेंस ड्यू है, यानी जो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। अब इधर गाड़ी वाली एग्जांपल में इसकी परफॉर्मेंस ड्यू है ना, बाद में ये डिनाई करना है ना गाड़ी लेने से, ये कह रहा है कि आपकी गाड़ी 30 लाख की फॉल्ट की वजह से, उस वक्त जो मैंने कीमत लगाई थी, जो हमारा एग्रीमेंट तो सेल हुआ था, वो 50 लाख इसलिए लगाया था, मुझे फॉल्ट का पता नहीं था, आपने मुझसे कंसीलमेंट की थी। तो अब इसको बाद में इन्फोर्स नहीं करा सकता ए, इसके कॉन्ट्रैक्ट को, इसके एग्रीमेंट को बाद में ए स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता। वुड बिकम ड्यू अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ड्यू यहाँ पे बी है, और बाई एनी प्रॉमिस ऑफ सच पार्टी विच हैड नॉट बीन सब्सटेंशियली फुलफिल्ड, या दो पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें एक पार्ट, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं
ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, या कोई लैंड थी। तो अब यहाँ पे बी ने फॉर एग्जांपल लैंड इससे ली कितने की, 50,000 की, ए से ली, और शर्त क्या थी कॉन्ट्रैक्ट में कि ए इस लैंड के फेंसेस भी लगवा के देगा, यानी इसके चारों तरफ बाड़ लगवा के देगा ताकि ये नुकसान से जानवर वगैरह लैंड में ना घुसे और ये नुकसान से बची रहे। तो अब ए अपनी उसको परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी ए ने बाड़ नहीं लगवाई और ये बी के अगेंस्ट चला जाता है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करें, आप मुझे 50,000 रुपए दें और जमीन दें। तो यहाँ पे बी कहता है कि जो आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें से कुछ सब्सटेंशियल फुलफिलमेंट आपने नहीं की, यानी एनी प्रॉमिस ऑफ सच पार्टी विच हैज नॉट बीन सब्सटेंशियली फुलफिल्ड, यानी इसने जो प्रॉमिस किया था कि इसको मैं फेंसेस लगवा के दूंगा, इसने फुलफिल नहीं किया, तो अब ये बी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकता। ये क्लॉज बी थी। अब क्लॉज सी की तरफ हम आते हैं। इफ हिज एसेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब क्या है, पहले हमने क्या पढ़ा है बी में कि जो उसकी एसेंट ली गई थी या जो उसकी कंसेंट थी वो कंसीलमेंट के थ्रू ली गई थी। जस्ट अ मिनट, समझ आ रही है सबको? आपके पास बे रखी है तो मोबाइल में निकाले ना, क्यों नहीं लेके आए? अच्छा, क्लॉज सी में आते इफ हिज एसेंट वाज गिवन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक। अब बी में हमने क्या पढ़ा कि जहां पे उसकी एसेंट ली गई थी बाय मिसरिप्रेजेंटेशन या बाय फ्रॉड या बाय कंसीलमेंट या सरकमवेंशन या अनड्यू प्रैक्टिसेस से। अब यहाँ पे सी में उसकी जो एसेंट ली गई है वो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन का या फ्रॉड का या सरकमवेंशन का कोई एलिमेंट नहीं है। उसने अपनी एसेंट एक जिसे कहते हैं ना ट्रू एसेंट दी है, अपनी ट्रू एसेंट दी है, लेकिन मसला क्या था? मसला ये था कि इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, लेकिन जो वो एसेंट दे रहा था उस वक्त कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट वो कर रहा था। मिस एप्रीहेंशन और सरप्राइज प्रोवाइडेड एट द इलस्ट्रेशन बुक वाली देखेंगे समझ आ जाएगा आपको ये प्रोविजन। प्रोवाइजो से पहले वो ये बात कर रहा है कि उसकी जो एसेंट दी थी उसने विलफुली दी थी, उसके साथ कोई कंसीलमेंट नहीं की गई थी, लेकिन वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने वो अपनी एसेंट दी थी। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को भी जिसमें उसने अपनी एसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से दी थी उसके अगेंस्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करा सकता। प्रोवाइडेड डेट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, इसको भी साइड पे रखते हैं, पहले इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं ऊपर वाले जो बात की है प्रोवाइजो से पहले। ए वन ऑफ द टू एग्जीक्यूटर्स, यानी ए कोई शख्स है, वन ऑफ द टू एग्जीक्यूटर्स। एग्जीक्यूटर्स बेसिकली होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं किसी डिसीज पर्सन के जो एसेट्स थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी कोई मिसाल है, कोई शख्स है सी, कोई शख्स है वो डिसीज हो गया, मर गया, वो उसके जो प्रॉपर्टी है उसके जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनको फर्दरली मैनेज करने के लिए कि किस तरह कितना एसेट इसका किसके पास जाएगा, उस सब की देखभाल करने के लिए जो अपॉइंट किए जाते हैं उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर्स। तो ए वन ऑफ द टू एग्जीक्यूटर्स, यानी दो एग्जीक्यूटर थे मिसाल के तौर पे ए और बी, enters into one of the two executors in the erroneous belief। ए क्या है? एक एग्जीक्यूटर है इन दो एग्जीक्यूटर्स में से, इन द इरोनियस बिलीफ यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, इरोनियस या मिस्टेक की वजह से जो काम हो रहा हो, इरोनियस बिलीफ मिसअंडरस्टैंड कर रहा था, वो ये यकीन रखता था, बाय मिस्टेक ये यकीन रखता था डेट ही हैड द अथॉरिटी ऑफ हिज को एग्जीक्यूटर। ए जो ट्रू एग्जीक्यूटर में से एक एग्जीक्यूटर है, ये रॉन्गफुली या मिस्टेकनली ये बिलीव रखता था कि मेरे पास मेरा जो को एग्जीक्यूटर बी है उसकी अथॉरिटी भी है। इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल टू बी ऑफ हिज टेस्टेटर्स प्रॉपर्टी। अब वो परचेजर को उसने बी रख दिया तो हम इसको डी कर लेते हैं। ए और डी दो एग्जीक्यूटर थे, ए ये यकीन रखता था रॉन्गफुली मिस्टेकनली कि मेरे पास डी की अथॉरिटी भी है, तो क्या करता है, इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर सेल टू बी,
बी के साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लेता है किसी प्रॉपर्टी के हवाले से, जो प्रॉपर्टी किसकी थी, इसकी थी, टेस्टेटर की थी, डिसीज पर्सन की थी, या टेस्टेटर भी इसे कहते हैं, यानी जिसने कोई विल क्रिएट की हुई हो सकता है इनको ये विल के तहत दी गई हो कि आपने ये प्रॉपर्टी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। तो इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट फॉर द सेल टू बी ऑफ हिज टेस्टेटर प्रॉपर्टी, सी की जो प्रॉपर्टी थी उसको ए टेस्टेट एग्जीक्यूटर जो था ये सेल कर देता है, किस मिस्टेकन बिलीफ की वजह से, कि ये समझता है कि मेरे पास को एग्जीक्यूटर जो है डी उसकी अथॉरिटी भी है, लेकिन रियल में इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ये अकेला उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता था जब तक इसकी कंसेंट भी ना ली जाती, कि ये अकेला भी नहीं सेल कर सकता था जब तक इसकी कंसेंट भी साथ में ना होती, यानी 50% इसका रोल था, 50% इसका रोल होना चाहिए था किसी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। तो ये समझता है कि मेरे पास मेरे को एग्जीक्यूटर की अथॉरिटी भी है और ये इसको सेल कर देता है। अब यहाँ पे ये क्या कमिट कर रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ए ने जो को एग्जीक्यूटर ने जो रॉन्ग यहाँ पे किया है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसे फैक्ट का पता नहीं था कि मेरे पास मेरे को एग्जीक्यूटर की अथॉरिटी नहीं है। तो इस सूरत में बी इस कॉन्ट्रैक्ट की, इस एग्रीमेंट की जो ए और बी के दरमियान इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड सेल का एग्रीमेंट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट की, उस एग्रीमेंट की स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट नहीं करा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकता, क्योंकि इसने जो उस एग्रीमेंट में कंसर्न दी थी वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से दी थी, उससे मिस एप्रीहेंशन हो गई थी, उसे ये पता नहीं था कि मेरे पास बी की अथॉरिटी नहीं है, वो ये समझता था कि मेरे पास मेरे को एग्जीक्यूटर की अथॉरिटी भी है और मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता हूँ, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से किसी ने कोई कंसर्न दी हो तो उसके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो ये हो गई। आगे एक और इलस्ट्रेशन इसकी है, ए डायरेक्ट्स एन ऑक्शनर टू सेल सर्टेन लैंड। ऑक्शनर कहते हैं कि किसी चीज को बेचने वाला, उसकी ऑक्शन करने वाला जो कुछ एक्सपर्टीज रखता हो कि मैंने किस तरह यानी इस प्रॉपर्टी को मैं महंगी बेच सकता हूँ। तो जिस तरह एक लॉयर्स होता है वो कोर्ट में अच्छी तरह प्रेजेंट कर लेता है, वो लॉ को समझता है, तो इसीलिए हमारे क्लाइंट आके हमें हायर करते हैं कि आप हमारे केस को प्रेजेंट करें। सेम एज ऑक्शनर, ऑक्शनर किसी चीज को सेल करने का एक एक्सपीरियंस रखता है, अगर किसी को अपनी चीज सेल करानी है तो वो ऑक्शनर के पास जाता है कि आप मेरी चीज को सेल करें, आपको एक्सपीरियंस है जाके मेरी चीज ज्यादा पैसों की सेल हो जाए। तो ए डायरेक्ट्स एन ऑक्शनर टू सेल सर्टेन लैंड, ए डायरेक्ट देता है ऑक्शनर को, ऑक्शनर टू सेल सर्टेन लैंड, किसी एक लैंड को बेचने से। अच्छा, ए आफ्टरवर्ड्स रिवोक्स द ऑक्शनर्स अथॉरिटी एज टू 20 बीघास ऑफ दिस लैंड। फॉर एग्जांपल ये थी 100 बीघास, ये जो लैंड थी जिसके हवाले से उसने उसको अथॉरिटी दी थी ऑक्शनर्स को, बाद में ए रिवोक कर देता है कितनी हद तक, 20 बीघास की हद तक, यानी 20 बीघा जमीन की हद तक वो उस ए की ऑक्शन की अथॉरिटी को रिवोक कर देता है, अपनी अथॉरिटी को वापस ले लेता है। अब इसके पास अथॉरिटी कितनी बच गई, 80 बीघास की हद तक। अब यानी ये 80 बीघास की हद तक जमीन सेल कर सकता है। अच्छा, बट द ऑक्शनर इनएडवर्टेंटली, इनएडवर्टेंटली यानी अनइंटेंशनली, उसको इंटेंशन नहीं थी, सेल्स द होल टू बी। अब सेल्स द होल टू बी यानी ऑक्शनर को यह बात पता नहीं थी कि मुझको जो अथॉरिटी दी गई थी इस जमीन को बेचने की, उस अथॉरिटी में से कुछ हिस्सा रिवोक कर दिया गया है, 20 बीघा की हद तक अब मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, अब मेरे पास 80 बीघा की हद तक अथॉरिटी है। ये ऑक्शनर को नहीं पता था, वो इनएडवर्टेंटली अनइंटेंशनली पूरी 100 बीघा को आगे सेल कर देता है बी को, बी के साथ सेल का एग्रीमेंट कर लेता है। तो अब इस सूरत में ऑक्शनर ने जो यहाँ पे मिस्टेक कमिट की है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, या उससे कोई मिस एप्रीहेंशन हो गई, या उसके लिए एक सरप्राइज था कि उसको पहले तो 100 बीघा की अथॉरिटी दी, बाद में 20 बीघा की अथॉरिटी रिवोक कर दी गई जिसका उसे पता नहीं था। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से इसने जो कंसेंट दी है 100 बीघा को बेचने की, तो अब अगर ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को 100 बीघा की हद तक परफॉर्म नहीं करता तो बी इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकता। ये बात सेक्शन सी में वो कर रहा है कि यानी अगर किसी ने कंसेंट मिस्टेक ऑफ फैक्ट या सरप्राइज या मिस एप्रीहेंशन की वजह से दी हो
तो उस सूरत में उस पार्टी के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। अब इसके हम प्रोवाइजो पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक। अब हाँ, अब प्रोवाइजो में हम एज्यूम करते हैं कि जो ऑक्शनर और परचेजर के दरमियान, बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें ये बात ऐड कर दी गई थी कि अगर कोई किसी से मिस्टेक हो जाती है तो मिस्टेक की सूरत में कॉम्पनसेशन के तहत उस मिस्टेक को रिजोल्व कर दिया जाएगा। ये बात उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रोविजन ऐड कर दी गई थी। कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स फॉर कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ मिस्टेक, अगर किसी से कोई मिस्टेक कमिट हो रही है यहाँ पे तो उसकी बाद में कॉम्पनसेशन कर दी जाएगी। कॉम्पनसेशन में बी मेड फॉर अ मिस्टेक विद इन द स्कोप ऑफ सच प्रोविजन। अब जो वो प्रोविजन ऐड की गई थी उसकी हद तक कॉम्पनसेशन यानी इस मिस्टेक को रिजॉल्व करने के लिए दे दी जाएगी। यानी मिस्टेक कितने की हद तक थी? 20 बीघा की हद तक थी ना मिस्टेक, 20 बीघास की हद तक जो उसकी अथॉरिटी थी वो रिवोक की गई थी। तो 20 बीघास की हद तक जो मिस्टेक थी उसको थ्रू कंपनसेशन रिजॉल्व कर दिया जाएगा, और बकाया जो 80 बीघास की हद तक कॉन्ट्रैक्ट था वो अगर स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट हो सकती थी तो उसकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट भी क्लेम कर सकता है। यानी जो मिस्टेक हुई थी ऑक्शनर से या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई थी किसी सेलर से, उस मिस्टेक की हद तक अगर उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट में प्रोविजन मौजूद थी कि कोई मिस्टेक होती है तो उसकी कॉम्पनसेशन कर दी जाएगी, तो उस मिस्टेक की हद तक यानी 20 बीघास की हद तक बी को कॉम्पनसेशन दे दी जाएगी, और बकाया 80 बीघास की हद तक ये अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकता है। ये बात उसने प्रोवाइजो में बताई है। तो ये हमारा सेक्शन 28 था जिसमें हमने उन पार्टीज को पढ़ा जिनके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं क्लेम कर सकते। क्लॉज ए में हमने पढ़ा कि अगर किसी पार्टी ने, किसी सेलर ने जो कंसिडरेशन दी है किसी अपनी प्रॉपर्टी के इवज, वो इनएडिकेट है, ग्रॉसली इनएडिकेट है, तो उस सूरत में उसके अगेंस्ट हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। या उसकी जो कंसेंट ली गई थी वो थ्रू द फ्रॉड ली गई थी, या उसने जो कंसिडरेशन कम ली थी, इनएडिकेट ली थी, वो फ्रॉड की वजह से या उसके साथ कोई सर्कमस्टांसेस ऑफ फ्रॉड ऑफ अनड्यू एडवांटेज लेना चाह रहा था दूसरी पार्टी परचेजर, तो भी उसके खिलाफ हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सेलर के खिलाफ नहीं ले सकते। क्लॉज बी में वो कह रहा है कि इफ हिज असेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय द मिसरिप्रेजेंटेशन, कि सेलर की या जो एग्रीमेंट की एक पार्टी थी उसकी असेंट अगर दूसरी पार्टी ने थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन ली हो, थ्रू फ्रॉड ली हो, सरकमवेंशन ली हो, या अनड्यू प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए, टैक्टिक्स को यूज करते, अनड्यू टैक्टिक्स को यूज करते हुए ली हो, तो उस सूरत में भी जिसके साथ फ्रॉड कमिट हुआ है, जिसकी कंसेंट थ्रू फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई थी, उस पार्टी के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी नहीं ले सकती। तीसरी क्लॉज में हमने पढ़ा है कि जहां पे किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट में कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस एप्रीहेंशन हो जाए, या उसकी एसेंट, तो उसने अपनी एसेंट जो दी थी वो तो एक यानी थ्रू ट्रू एसेंट दी थी, ट्रू एसेंट दी थी, उस वक्त कोई मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड का एलिमेंट नहीं था। लेकिन जब वो एसेंट दे रहा था तो कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से उसने वो एसेंट दी थी। इन्फ्लुएंस बाय द मिस्टेक ऑफ फैक्ट का टर्म यूज किया इन्होंने, यानी उससे इन्फ्लुएंस होके, मिस्टेक ऑफ फैक्ट से इन्फ्लुएंस होके वो काम कर रहा था, अपनी कंसेंट दे रहा था, तो उस सूरत में उसके खिलाफ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं ले सकते। फिर उसने एक प्रोवाइजो ऐड की है। प्रोवाइजो ऐड ये की है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें ही ये बात उन्होंने किसी प्रोविजन के तहत इंसर्ट कर दी थी कि यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक कमिट हो रही है किसी पार्टी से तो उस मिस्टेक की कॉम्पनसेशन बाद में हो जाएगी। तो जितनी हद तक मिस्टेक कमिट हुई है उस हद तक तो कॉम्पनसेशन हो जाएगी, और बाकी का जो कॉन्ट्रैक्ट बचा है जिसकी अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है तो उसकी फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी क्लेम कर सकती है। जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि 80 बीघास की हद तक यहाँ पे ये क्लेम कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और 20 बीघास की हद तक अगर कंपनसेशन की कोई प्रोविजन मौजूद थी इनके कॉन्ट्रैक्ट में तो उसे कंपनसेशन मिल जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन 28 था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हमारा सेक्शन 29 और सेक्शन 30 का ज्वाइंटली होगा। तो कोई क्वेश्चन हो अगर आप लोग पूछ लें हम लेक्चर के बाद, वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया जाएगा। ये आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज।